गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएसएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसी श्रृंखला में जो आगे का पार्ट है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े कुछ तथ्य पढ़ेंगे आज। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए आप जरूर लाइक जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संभवतः अंग्रेज सरकार के आशीर्वाद से एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। तो पहला सवाल ये बनता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो हमें इसको बोलते हैं A.O. ह्यूम और पूरा नाम है इसका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में। पहला सवाल बनता है, उसका आंसर यही है। अगला, ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। देखो ये कांग्रेस का पूर्वगामी है एक, यानी जो ह्यूम है इसने 1884 में किसकी स्थापना की है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो यहाँ से सवाल बन जाता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो इसका बाद में नाम रखा गया था, तो ह्यूम ने जिस संघ की स्थापना की थी वो किस नाम से था, वो था आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में, जिसका प्रथम अधिवेशन, इसी का जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसका जो पहला अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ होता है, बम्बई के अंदर होता है। और बम्बई में कहाँ पर होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जो विद्यालय सिंपल है उसमें होता है। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो यहाँ से ये एक तो ये सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम है किसे सुझाव पर बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया, तो है दादा भाई नौरोजी। और यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि किसने कांग्रेस को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम दिया, तो है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अध्यक्ष होने का जो गौरव है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। तो यहाँ से बहुत बार पूछा गया सवाल है, पूछते भी है बहुत बार कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस से संबंधित में इसलिए हम डीपली पढ़ रहे हैं, ये आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत पूछते हैं हर एग्जाम में और पूछेंगे आगे भी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर, बम्बई में हुआ था। उस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह ऐदलजी वाचा, काशीनाथ तेलंग, बी राघवाचारी, एन.वी. चंद्रावकर, एस सुब्रमण्यम। ये कुछ मुख्य लोग थे जिन्होंने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। और कुल मेंबर कितने थे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था। आपको डाटा याद रखना, 72 जो व्यक्ति है वो याद रखना है। कहाँ पर हुआ, बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नाम किसे दिया, दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां पर क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाने के कारण इस अधिवेशन को बम्बई में आयोजित किया गया। जो पहले अधिवेशन बम्बई में हुआ है ये कहाँ होना था, पुणे में होना था, लेकिन वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण इसको बम्बई में आयोजित किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो हमें ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें से एक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा और 3 ऑप्शन अलग होंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में हुआ, जिसमें कुल 343 प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ जिसमें 607, और चौथा इलाहाबाद में 1248। तो चारों का डाटा याद रखना, पहले में 72, दूसरा कलकत्ता में होता है जिसमें 343, तीसरा मद्रास में होता है जिसमें 607, और चौथा इलाहाबाद में होता है जिसमें 1248। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े विवाद। तो कुछ वर्षों से इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद है, कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसने 1885 तक अंग्रेजों के विरुद्ध काफी प्रखर रूप धारण कर लिया था, या फिर यह अंग्रेजों की एक राजनीतिक चाल थी जिसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने चरितार्थ किया। डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय जनता में पनपता बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न कर सके और असंतोष की इस वाष्प को बिना किसी खतरे से के
कांग्रेस रूपी सवाल से बाहर निकाला जा सके। शुरुआत में ये जो इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना है वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की थी। वो चाहे जो भारतीय जो जनता है उसमें जो असंतोष है उसको कांग्रेस के जरिए यानी एक सेफ्टी वॉल की तरह बाहर निकाला जा सके। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन जो अभिप्रेरणा है या उद्देश्य है संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना और इस पर आए खतरे को टालना ही था, और एकदम सत्य बात है ये। लाला लाजपत राय के अनुसार हुम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट की संभावना है जिसमें ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। भाई लाजपत राय जी ये बोलते हैं कि हुम जो है या जो अंग्रेज सरकार है वो ध्यान चल चुका था कि भारतीय की जो जनता है वहाँ और क्रांति या विस्फोट की भयंकर संभावना है, और जिससे क्या होगा ब्रिटेन का साम्राज्य वो नष्ट हो जाएगा। इसी कारण संभवतः उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की होगी हुम के जरिए। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। तो यहाँ से सवाल बन जाता है वापिस से कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज बताया। आंसर होगा लाला लाजपत राय। और किसमें बताया? उन्होंने अपनी जो बुक पुस्तक है यंग इंडिया में उसमें एक लेख लिखा, उस लेख में उन्होंने इसको बताया था। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल के रूप में किया, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया था, जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। जो आरपी दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया, तो वो था आरपी दत्त। तो ये जो कांग्रेस से जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्य हैं हम वो देखते हैं और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछते हैं और आगे पूछे जाएंगे। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह होता है। तो कांग्रेस से जुड़े स्मरणीय तथ्य, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। इस शब्द की उत्पत्ति है वो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ है जिसे कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहते हैं, स्थापना विचार सबसे पहले किसी दिमाग में डफरिन के दिमाग में आया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ को संस्था का रूप एओ ह्यूम या एलन एक्टोवियन ह्यूम ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम हमने पहले बात कर ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नाम ये दादा भाई नौरोजी सुझाव पर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अक्टूबर लिखा हुआ है इसमें, 28 दिसंबर होगा 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। तो आपको करेक्ट कर लेना, 28 दिसंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा ये। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। और कांग्रेस का जनक किसको बोलते हैं? एओ ह्यूम को माना जाता है। कुछ विशेष टिप्पणियां जो कांग्रेस के बारे में हुई है वो हम मोड देखते हैं यहाँ पे। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है। वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो देखो कांग्रेस के बारे में डफरिन का आपको याद रखना है। डफरिन ने एक ही बात कही है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है। ये किसने कहा? डफरिन ने कहा। कर्जन ने दो बातें कही है। एक तो उसने कहा है कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा? किसका कथन है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तिलक क्या बोलते हैं कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कथन है ये तिलक के हैं। और एक बार टर्राने का मतलब है कांग्रेस के जो अधिवेशन होते साल में एक बार, उससे इनका तात्पर्य था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लाजपत राय क्या बोलते हैं? तो कांग्रेस के सम्मेलन है उनको शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। तो किस व्यक्ति ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने। क्या कहा? 3 दिनों का तमाशा। और विपिन चंद्र पाल ने इसे यात्रा संस्था की संज्ञा दी। आगे पढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना 1883 में हुई थी,
को 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो आपको ये याद भी रखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और कब की थी? 1886 में। और इसी संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विलय है वो 1886 में किस में हो जाता है? कांग्रेस के अंदर हो जाता है। बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन होने से पूर्व यह अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन हमें पता है कि वहां अकाल पड़ जाने से कहाँ हो गया? बम्बई में अधिवेशन होता है। दिसंबर 1885 में बम्बई में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में प्राय सभी जो लोग थे वो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, और उनमें अधिकतर जो व्यक्ति थे वो वकील थे या व्यापारी थे या बंगाल के जमींदार थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो मांगे प्रस्तुत की गई है वो निम्न थी। पहली मांग थी इनकी, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। पहली मांग क्या थी? केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरी मांग इनकी थी, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए। तो उस टाइम क्या था कि जो उच्च सरकारी पद थे उसमें भारतीयों को कोई तब मौका नहीं मिलता था। जो निम्न जो पद है या छोटे पद, जो कम कुछ छोटे पद थे उन पर ही भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो उच्च सरकारी पद है उनमें भी भारतीयों को पूरा अवसर प्रदान किया जाए। और तीसरी मांग थी इनकी, सैनिक खर्च में क्या की जाए? कटौती की जाए। और चौथी इनकी मांग थी, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। तो पहले अधिवेशन में 4 मांगे थी, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों को भी अवसर दिया जाए, सैनिक खर्च में कटौती, और आखिरी मांग थी भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति। 1888 तक कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांग पत्र को विनम्र निवेदन के साथ हर अधिवेशन में दोहराती रही। यानी 85, 86, 87, 88 4 साल तक जो प्रथम अधिवेशन जो मांगे हो रही है उन्हीं को वो विनम्र जो निवेदन है उसके तहत हर अधिवेशन में दोहराती रही। इन दिनों कांग्रेस का सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण था वह दादा भाई नौरोजी के शब्दों से मूर्त होता है। हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ? क्या बोल नौरोजी का कथन है, हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है तो भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने का क्या लाभ है? यह तो एक और ऐसे निरंकुश शासन मात्र होगा। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी है और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था। ये बात इसने लिखी है आपके लाला लाजपत राय जी ने कही है। मई जून 1886 में डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान और न जाने क्या क्या कहा। तो ये सवाल भी यहाँ से बन सकता है क्योंकि जो डफरिन की जो कांग्रेस जो उपज है वो डफरिन की दिमाग की उपज है, और ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये ह्यूम के थ्रू हुई थी। और यही ह्यूम क्या बोलता है मई जून 1886 में कि डफरिन ह्यूम को बोला धूर्त, पागल, बेईमान और कुछ ऐसे कथन बोलता है वो, क्योंकि ह्यूम भारत में होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रेरक बन गए थे। 1889 के कांग्रेस बम्बई कांग्रेस अधिवेशन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित थे। यहाँ से याद रखना है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन का, वहाँ के जो सदस्य है चार्ल्स ब्रेडला, वो 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित थे जो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, जो ये चार्ल्स ब्रेडला है ये भारतीय मामलों में गहरी रुचि लेते थे। इन्होंने विधान परिषदों में सुधार को लेकर कांग्रेस सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया। चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में अधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग इन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि किस ब्रिटिश संसद के व्यक्ति को भारत के लिए सदस्य के रूप में एक पहचान मिली हुई थी, तो वो नाम था चार्ल्स ब्रेडला। सन 1885 से लेकर 1904-05 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखते हुए अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना, और इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। तो नरमपंथी है या उदारवादी कहे जाने वाले नेता प्रमुख उनमें से है दादा भाई नौरोजी, जिनका काल रहा है 1825 से 1917, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनका काल 1848 से 1926, गोपाल कृष्ण गोखले,
फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दीन शाह वाचा, ये कुछ मुख्य उदारवादी नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया। उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो यहाँ से सवाल जरूर बनता है ये कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और किसने की? 1887 में दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पर? ब्रिटेन में, लंदन में। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो यहाँ से भी सवाल बनता है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? विलियम डिग्बी ने। और कब की थी? 1888 के अंदर की थी। तो ये सवाल ऐसे बन जाते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थ का था, जिसका एक उदाहरण है लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन के बाद सदस्यों को उद्यान भोज देना। तो इस शुरुआत में दृष्टिकोण इनका तटस्थता का था, बाद में बदलता है। उदारवादियों के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ। यानी जो उदारवादी है, इन्होंने जब दबाव बनाया, इसके बाद में क्या होता है? 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो पारित होता है, जिसके द्वारा इसमें क्या था? निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इसमें क्या होता है? 1892 में जो स्थानीय निकाय है उसमें जो निर्वाचित मेंबर थे उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। वैसे ये सुधार अपर्याप्त एवं असंतोषजनक थे, फिर भी इसे उदारवादियों के राजनीतिक प्रयास का परिणाम माना जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ इसमें दिया हुआ है। 1885 है, बम्बई में होता है, 72 सदस्य है और विमर्श चंद्र बनर्जी है। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में 1886 में। मेंबर कितने? 434 बोल रहा है ये। चलो 343 मेंबर थे इसमें ना, 343 मेंबर है, करेक्शन कर लेना इसको। और अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। तीसरा होता है 1887 में मद्रास में 607 मेंबर है और अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो है 1888 में इलाहाबाद में 1248 मेंबर है और अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। तो प्रथम अध्यक्ष विमर्श चंद्र बनर्जी है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो मद्रास अधिवेशन 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज यूल। तो हमने बात कर ली मुस्लिम की, अंग्रेज की, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उदारवादी नेता R.C. दत्त, जिन्होंने रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट जरूर बनता है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी? इसका वो लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने, R.C. दत्त ने। बुक का नाम क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमें याद रखना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? R.C. दत्त ने। और भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक का श्रेय इन्हें प्राप्त है। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना, तब भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति बनती है। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग की स्थापना, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग की स्थापना तथा 1892 के भारत परिषद अधिनियम का पारित होना आदि भी क्या उदारवादियों की जीत ही कहा जाएगा। तो ये वेलबाई आयोग है, ये किस लिए था? तो वेलबाई आयोग है, ये भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु था, ठीक है। 1886 में क्या होती है? लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, ये भी याद रखना है हमें। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, राणा द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने, जो धन का जो निष्कासन सिद्धांत है वो किसने दिया? नौरोजी ने दिया था। और जो आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व किसने समझाया? राणा ने समझाया। तब आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग जो है वो किस कारण है? रमेश चंद्र द्वारा लिखी गई जो भारतीय आर्थिक का जो प्रथम बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कारण क्या बोलते हैं इसे? आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना होती है और इसका जो उदारवादी जो है भाग वो हमने पढ़ लिया। अगले चैप्टर में जो आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, वो हम पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
अगर आप जुड़े रहोगे तो जो हिस्ट्री का जितना पार्ट है पूरा हम पूरा करवाएंगे आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।